हेलो फ्रेंड्स, लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं और ये आज राष्ट्रपति का अंतिम पार्ट होगा जिसमें पूरे राष्ट्रपति का सवाल कवर हो जाएगा। उसके बाद हम इस पूरे वीडियो को मर्ज करके एक हम मास्टर वीडियो बना देंगे जिसको आप एक ही बार में पूरे राष्ट्रपति को कवर कर सकते हैं। तो आइए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो हमें मोटिवेट जरूर करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए ताकि हमारा मोटिवेशन बने और हम इसी तरीके से नए नए किताबों को कवर करते रहें और आपका एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम है भविष्य में वो आपको अच्छे से क्लियर हो सके, आपके तैयारी में हम कुछ मदद कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अंतिम पार्ट। तो अभी तक मैंने 1 से लेकर के 125 तक के सवाल को कवर कर दिया है। आज उससे आगे के सवाल को कवर करेंगे। 126 नंबर सवाल देखिए। 126 नंबर सवाल कहता है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। भारत के कौन राष्ट्रपति है जो कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है उसके महासचिव भी रहे थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? सबसे लंबे कार्यकाल के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे और ये 2 लगातार अवधियों में बने थे राष्ट्रपति। 128 कहता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। देखिए, 35 वर्ष की आयु से ऊपर का कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के पात्र हैं, बिल्कुल सही बात है। भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनर्निर्वाचन हो सकता है, सही बात है। कोई व्यक्ति यदि लाभ का पद धारण करता है तो वह भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित नहीं होगा, सही बात है। यानी 1, 2, 3 सब सही है। आपने पढ़ा था ना इनका जो क्राइटेरिया था राष्ट्रपति का कि 35 वर्ष का उम्र पूरा कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, किसी लाभ के पद पे नहीं हो। तो उन्हीं सब को मर्ज करके जो है ये क्या किया गया है, सवाल बनाया गया है। 129 कहता है लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? यही इंपॉर्टेंट सवाल है कि लाभ का पद हम लोग को पता ही नहीं क्या है, तो लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो जो संसद होगा वो बताएंगे कि कौन सा पद लाभ का है, कौन सा पद लाभ का नहीं है। 130 कहता है निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो संवैधानिक अधिकार दिया गया है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किसी भी जो भौगोलिक क्षेत्र है, कोई भी जो जमीन वगैरह है, उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की जो शक्ति है वो पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। आगे है भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यानी कुल मिला के जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसको याद रखेंगे आप। अगला है भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति है जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म स्वभाव कहता रहा? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म स्वभाव कहता रहा? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 133 नंबर सवाल है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं और ये भारत के प्रथम नागरिक भी होते हैं। 34 नंबर सवाल है भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा के द्वारा। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे थे, लगातार 2 कार्यकाल के लिए। तो इनको कौन चुना गया था? संविधान सभा के द्वारा चुना गया था। 135 नंबर सवाल है यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करने का निर्णय लेते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे। उपराष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। 36 नंबर सवाल है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के द्वारा चुना गया था, लगातार 2 कार्यकाल के लिए चुना गया था, सबसे लंबे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने थे। बात खत्म। 137 कहता है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष हो। राष्ट्रपति चुने जाने का क्राइटेरिया क्या है? 35 वर्ष का हो,
भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, किसी लाभ के पद पे नहीं हो, बात खत्म। 138 कहता है भारत का राष्ट्रपति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि निर्वाचित संसद सदस्यों और राज्य के विधानसभाओं के मतों की संख्या अलग अलग होती है, ठीक ना। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में जो लोग है, सांसद है, उसकी मतों का जो वैल्यू है वो अलग अलग होता है। इसीलिए ऐसा जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। 139 कह रहा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास है? मैंने आपको कमेंट बॉक्स में भी बोला था लिखने के लिए कि बताइए कि महाभियोग जो है वो किस आर्टिकल के तहत लगता है। तो आपको पता होगा अनुच्छेद 61 में जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। इसकी पूर्व सूचना देना पड़ेगा 14 दिन पहले की। यहाँ पे सवाल है कि महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के दोनों सदनों के पास है। लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदनों के पास जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है अनुच्छेद 61 के तहत। आगे लिखा है भारत में राष्ट्रपति जो है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को करता है मनोनीत। लोकसभा में 2 को करते थे लेकिन अब वो बंद हो गया। 141 कहता है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? अध्यादेश का प्रख्यापन ये तो है, क्षमादान करने की शक्ति भी है, और ये भी मैंने आपको पूछा था कमेंट बॉक्स में। आप बताइए कि क्षमादान करने की शक्ति किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 72 में है या किसी और में है, ये आपको बताना है। तो एक बार फिर से देखते हैं इसको, कौन कौन शक्ति राष्ट्रपति का नहीं है। तो क्षमादान करने की शक्ति तो है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति भी है, किसके तहत? 143 के तहत। अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी है, किसके तहत? 123 के तहत। क्षमादान करने की शक्ति भी है आर्टिकल 72 के तहत। लेकिन उचित ये क्या है? संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना, ये राष्ट्रपति का जो है शक्ति नहीं है। संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजने का काम जो है राष्ट्रपति का नहीं है। 42 देखते हैं क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो कितना बार हम लोगों ने पढ़ा है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और यूटी जो है केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा और जो केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 143 है राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा का विघटन कर सकते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर। 44 कहता है युद्ध की घोषणा या शक्ति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? राष्ट्रपति। युद्ध की घोषणा करने में या शांति की घोषणा करने में, इसको फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति। यानी युद्ध का घोषणा भी करेंगे राष्ट्रपति, शांति विराम भी करेंगे राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रहे थे? सबसे लंबे कार्यकाल के लिए रहे थे 12 वर्षों तक, लगातार 2 कार्यकाल के लिए रहे थे वो। 46 कहता है इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया था? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 12वें राष्ट्रपति कौन थे? तो महिला में थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इसको याद रखेंगे आप कि इनमें से कौन है जो भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति बने थे? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 47 कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा भाग नहीं लेता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा भाग लेते हैं, विधान परिषद जो है वो भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश की भी विधानसभाएं, लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेते हैं। 148 है निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में वो सेवा किया है उस क्रम को आप सही से बताइए। इसको आप जरूर याद कर लेंगे क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। 148 का देखिए सही आंसर क्या है? 148 का बी है। ये शुरू से नहीं है लेकिन जितने राष्ट्रपति हैं उसमें से ये हैं।
तो याद क्या रखना है आपको कि पहले आए थे नीलम संजीव रेड्डी, फिर आए ज्ञानी जैल सिंह रेड्डी होके, ज्ञानी जैल सिंह, फिर हो गया आर वेंकट रमन, फिर हो गया शंकर दयाल शर्मा। यानी नीलम संजीव रेड्डी हो गया NS रेड्डी, रेड्डी होके जो है ज्ञान देने चले गए। तो नीलम संजीव रेड्डी के बाद ज्ञानी जैल सिंह, फिर जैसे ही रेड्डी होके ज्ञान देना शुरू किया कि संकट आ गया तो वेंकट रमन हो जाएगा, फिर शंकर जी को याद कर लिए, शंकर दयाल शर्मा। तो ये थे राष्ट्रपति का अंतिम पार्ट। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए और अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जो भी सुझाव हो वो ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन और बने और हम जल्दी जल्दी से सारे वीडियो को कवर कर सकें। तो अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। राष्ट्रपति आज पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। इस पूरे वीडियो को देखिए, काफ़ी लाभ आपको मिलेगा आगामी एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।